जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की राजनीति की, और विशेषकर उड़ीसा में बीजेडी की राजनीति की, विरोधी पक्ष की राजनीति की। उस पर हमारा फोकस रहेगा नवीन पटनायक, जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एवं उनके जो खास करीबी साथी मिस्टर पांड्यान। इन दोनों पर ही हमारा आज फोकस रहने वाला है। आज हम आपको बता दें थोड़ा बैकग्राउंड में, हमारे देश में सर्वप्रथम नॉन कांग्रेस सरकार केंद्र में आई थी 1977 में, 1977 में। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी उस समय चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हार गई थी और कांग्रेस पार्टी भी हार गई थी। पूरा उत्तर भारत से कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में थी। और उस समय बड़े बड़े अखबार, 1977 की बात बता रहा हूं मैं आपको, मतलब आज से 47-48 साल के पहले की। उस समय बड़े बड़े अखबारों ने, इंग्लिश अखबारों ने, मुझे सब याद है उनके हेडलाइंस भी, द बिग नॉर्थ साउथ डिवाइड, ऐसे से हेडिंग्स दिए थे। मतलब उत्तर भारत में आ गई थी नॉन कांग्रेस और दक्षिण भारत में आ गई थी कांग्रेस, इसलिए वो लोग लिखे थे द बिग नॉर्थ साउथ डिवाइड। एनी हाउ, तो उस 1977 में जो पहले नॉन कांग्रेस सरकार सेंटर में आई थी, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उसमें बीजू पटनायक, जो अभी नवीन पटनायक है, उनके पिताजी बीजू पटनायक, वो उस समय वहां पर मिनिस्टर बने थे। और मिनिस्ट्री उनको मिली थी स्टील एंड माइंस। सबको पता है जो माइनिंग्स जो भारत में सबसे ज्यादा 3 राज्यों में है, उसमें एक है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। इन्हीं 3 राज्यों में सबसे ज्यादा माइंस पूरे भारतवर्ष में है। और उड़ीसा में चूंकि बीजू पटनायक यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, भारत में भी उनका बहुत नाम था, और उड़ीसा के वो मुख्यमंत्री भी रहे हुए थे 1960s के दौर में। 1962 से वो मुख्यमंत्री भी 3-4 साल रहे थे उड़ीसा में, इसलिए उनको तो यहाँ पर सारी राजनीति और यहाँ का सारी चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी थी। एनी हाउ, तो उन्होंने उड़ीसा के स्वार्थ के लिए या भारत के स्वार्थ के लिए या दोनों के स्वार्थ के लिए स्टील एंड माइंस मिनिस्ट्री मांगी, और उनको भी दी गई। और वो वहां पर मोरारजी देसाई कैबिनेट में स्टील एंड माइंस मिनिस्टर रहे। तत्पश्चात जो 4 महीने की चरण सिंह की जो सरकार आई थी 1979 में, उसमें भी वो स्टील एंड माइंस मिनिस्टर रहे। माने 2 प्रधानमंत्री के अंडर में बीजू पटनायक रहे स्टील एंड माइंस मिनिस्टर। और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई के समय रहे थे विदेश मंत्री। 1977 से 78 और 79 में भी कुछ महीने अटल बिहारी वाजपेयी वहां विदेश मंत्री थे। तत्पश्चात नवीन पटनायक, अब मैं नवीन पटनायक के प्रसंग पर आ रहा हूं। नवीन पटनायक 1997 में बीजू पटनायक के स्वर्गवास के पश्चात राजनीति में आए। यहाँ जो बीजेडी के बड़े बड़े नेता थे, उस समय जनता दल के नेता थे, वो लोग सब गए थे। जो बीजू बाबू के खास थे, वो लोग सब गए थे नवीन पटनायक की माताजी के पास, और वहाँ दिल्ली में उनसे जो उनका लुटियन जोन्स में जो बंगलो है बीजू पटनायक का, औरंगजेब रोड पर, वहीं पर उन्होंने उड़ीसा के बड़े बड़े जनता दल के नेता या अपोजिशन नेता, जो भी आप बोले, वो लोग गए थे और माताजी को प्रणाम किए, साक्षात्कार किए, और माताजी को बोले चूंकि उड़ीसा में बीजू बाबू का बहुत प्रभाव है, आपके परिवार का एक सदस्य हमें दीजिए जो हमारी पार्टी को लीड करेगा। तो उस समय उन माताजी जो थी, नवीन बाबू की माताजी, बीजू पटनायक की वाइफ, उन्होंने नवीन बाबू को उनके साथ भेज दिया, तो चलिए इनको आप ले जाइए, और ये उड़ीसा में बीजू बाबू की लीगेसी जो है, बीजू बाबू के वारिस के तौर पर, बीजू बाबू के जो सपने थे उड़ीसा को आगे ले जाने का, वो उनको पूरा करेंगे। और नवीन बाबू भी उनके साथ आए उड़ीसा आने के बाद 1997 में या 1998 की शायद बात है, नवीन बाबू यहाँ पर आस्का, जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, आस्का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से वो जीते। और तत्पश्चात वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में 98 की शायद बात है,
वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में नवीन पटनायक बने स्टील एंड माइंस मिनिस्टर। मतलब जो बीजेपी के अंडर में जो डिपार्टमेंट था सेंटर में स्टील एंड माइंस 1977 से 79, वही डिपार्टमेंट नवीन बाबू भी दिए वहां पर सेंटर में वाजपेयी जी के कैबिनेट में। तत्पश्चात वहां पर वो साल 2-2.5 साल शायद मतलब कैबिनेट मिनिस्टर रहे स्टील एंड माइंस के, और वो आए मतलब यहाँ उड़ीसा की स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स में। और 2000 से लेकर 2024 तक लगातार 24 साल या 24.25 साल, क्योंकि मार्च 5, 2000 को वो उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, और अभी जून में तक उनका कार्यकाल था। तो 24.25 साल मतलब 24 साल 3 महीने नवीन पटनायक लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इनके जो पहले 2 बार के जो शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ सहभागी थी मंत्रिमंडल में। तत्पश्चात 2009 के बाद जो भी कार्यकाल इनका हुआ 15 साल मतलब 3 टर्म हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में शासन में नहीं थी, विरोधी पक्ष में थी। 2024 के चुनाव में उड़ीसा के लोगों ने भाजपा को शासनभार दिया और बीजेडी को अपोजिशन में बिठाया। आज उड़ीसा की स्थिति यह है कि मेन अपोजिशन पार्टी उड़ीसा में है बीजेडी और रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी है यहाँ पर। अब सवाल यह होता है कि देखिए 97 या 98 में जब से नवीन बाबू आए हैं राजनीति में, तब वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। तत्पश्चात 2000 से वो लगातार चीफ मिनिस्टर थे। मतलब उस समय के 2-2.5 साल पकड़िए और अभी का 24 साल पकड़िए, लगातार 26 साल तक नवीन बाबू पावर में रहे हैं। केवल अभी जो इसी साल जो जून में जो मंत्रिमंडल का नया मंत्रिमंडल आया मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में, उस समय नवीन बाबू अपोजिशन लीडर बने। नहीं तो लगातार उनके करियर में 26-27 साल तक वो लगातार बने रहे पावर में, पहले केंद्र में, तत्पश्चात उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के तौर पर। अब बात यह है, जैसा मैं अब इसको नरेंद्र मोदी के साथ भी कनेक्ट करूंगा। नरेंद्र मोदी 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और लगातार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे 2014 तक, मतलब 12 साल तक। तत्पश्चात 2014 से 2024 हो गया वो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, तीसरी टर्म में। इसी तरह जैसे वो कभी चुनाव हारे नहीं है, नरेंद्र मोदी अपने जीवन में कभी चुनाव हारे नहीं है, ऐसी तरह देखा जाए तो नवीन बाबू भी हारे नहीं है, क्योंकि लोकसभा में नवीन बाबू जीते हैं और विधानसभा में भी नवीन बाबू जीते हैं। वो तो एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस क्या हो गया कि नवीन बाबू जो अभी खड़े हुए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो 2 जगह से खड़े हुए थे। एक उनकी जो परमानेंट सीट है जो गंजाम जिले में है, वो उस सीट पर वो बहुत वोटों से जीते हैं, और एक जगह है काटाबांजी से वो खड़े हो गए थे। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में काटाबांजी प्रमुख व्यवसाय केंद्र है, वहां से वो खड़े हो गए थे। उनको भी अभी उड़ीसा की राजनीति में बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको जानबूझकर हराने के उद्देश्य से ही काटाबांजी से खड़ा किया गया था। मतलब 2 बार नवीन बाबू 2 जगह से पिछले विधानसभा चुनाव में, ये जो अभी हाल में हुई है 5-6 महीना पहले, उसमें 2 जगह से वो खड़े हुए थे। उनकी जो पुरानी जगह दिगपांडी, वहां से वो बहुत वोटों से जीते हैं, लेकिन नई जगह जो काटाबांजी गए थे वहां उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके ऊपर अभी राजनीति यहाँ पर गर्मा गर्म चल रही है, क्योंकि बीजेडी जब से पावर से बाहर हो गई है, सत्ता से बाहर हो गई है, तब से बीजेडी के अंदर में काफी उठापटक चल रहा है। मीडिया में रोज हमारे पास खबरें आ रही है, कई तो एक्स एमएलए लोग छोड़ के भी चले गए। उदाहरण के तौर पर अभी बड़ी डेराबेस की एक मैडम है, उन्होंने छोड़ दिया, सम नायक मैडम है वो, उन्होंने छोड़ दिया। इसके पहले वो जो भूसी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो चंडीखोल एरिया के बड़चना के अमर सतपति, उन्होंने बीजेडी छोड़ दिया। और अनेक लोगों के खबरें हमारे पास आती रहती है। यहाँ पर कटक शहर में 3-4 जो कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर जो है, उन्होंने बीजेडी को छोड़ दिया। पूरे उड़ीसा में अभी बीजेडी नेताओं का बीजेडी छोड़ने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोई टॉप लीडरशिप ने अभी तक नहीं छोड़ा है, लेकिन जो सेकंड या थर्ड रैंक की जो लीडरशिप है, उनमें छोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में
आज का जो मुद्दा है कि नवीन बाबू मेरे हिसाब से जैसी जो हमारे पास खबरें आ रही है, बहुत सारे पूरे उड़ीसा से लोग, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से लोग अभी भी नवीन बाबू के पास लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, नवीन बाबू भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो पहले वाली बात नहीं है, वो तो नेचुरल बात है। पहले वो शासन में थे, उस समय ज्यादा लोगों का आना जाना था, आज वो विपक्ष में है, कम लोगों का आना जाना है। लेकिन जितने भी लोग आते हैं वो लोग नवीन बाबू के नाम से, बिजू पटनायक ने अपने छोटे बेटे नवीन बाबू के नाम से उन्होंने नवीन निवास भुवनेश्वर का मकान बनाया था। जो लोग भी नवीन निवास जाते हैं, वहां पर जाने के पहले ऐसी जो हमारे पास समाचार आते हैं, उनको पहले पांडियन के थ्रू से वो जाना पड़ता है। मिस्टर पांडियन जो है, उनके बारे में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी घोषणा की थी चुनाव के तुरंत बाद कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। जब वो आईएएस ऑफिसर थे, सेक्रेटरीट में बैठा करते थे, तब नवीन बाबू के बहुत क्लोज थे। नवीन बाबू के बिहार पे ही सारे डिस्ट्रिक्ट में घुमा करते थे। तत्पश्चात उनके बारे में काफी इधर उधर भी बातें मीडिया में आने लगी और उन्होंने चुनाव से चंद महीना पहले ही राजनीति में आने के मंशा से आईएएस की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में चले गए। अब क्या है कि चुनाव में चूंकि बीजेडी हार गई है, तो वो राजनीति में बोल रहे कि राजनीति से संन्यास, पहले लिए नौकरी से संन्यास, आईएएस की नौकरी से राजनीति में आए, अब चुनाव चूंकि बीजेडी हार गई है तो राजनीति से संन्यास। विचित्र बात है। लेकिन अभी राजनीति से संन्यास उन्होंने घोषणा की है, लेकिन नवीन निवास में उनका आना जाना, बैठना उठना बराबर जारी है जैसा पहले था। वो हमारे पास इस रिपोर्टिंग सब आती है। जो लोग भी नवीन बाबू से मिलने के लिए नवीन निवास जाते हैं, वहां पर उनको मतलब पांडियन के मार्फत ही जाना पड़ता है। अर्थात पर्दे के पीछे आज भी पांडियन सक्रिय है। पर्दे के सामने नहीं आते, पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे आज भी वो सक्रिय है। नवीन बाबू के घर में, नवीन निवास पर वो सक्रिय है, बराबर उनका जाना बैठना उठना सब होता है और उन्हीं के माध्यम से बीजेडी के नेता लोग जाकर मुलाकात करते हैं। बीजेडी के अंदर में अभी अंतर कलह बहुत सारा लेकर पांडियन को भी लोग निशाना बना रहे हैं, बीजेडी के नेता लोग, तो भाई पांडियन के चलते ही बीजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। और चूंकि उस समय नवीन बाबू सारे उड़ीसा में दौरा नहीं किए और पांडियन को ही सब जगह सारे उड़ीसा में भेजे, इसलिए बीजेडी के अंदर में जो समझिए पांडियन विरोधी है या नवीन बाबू के फैसले से थोड़ा असहमत है, उन्होंने टारगेट किया पांडियन को कि पांडियन की वजह से बीजेडी हारी है। अन्यथा नवीन बाबू की छवि कल भी बहुत अच्छी थी, आज भी अच्छी है, लेकिन ऐसा लग रहा है उनकी उम्र के हिसाब से, शायद उनकी उम्र 74 या 75 साल हो गई, 75 साल करीब हो गई उनकी उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से उनकी निष्क्रियता दिनों दिन राजनीति में बढ़ती जा रही है। और नवीन निवास के ऊपर मतलब बोलबाला इनका मिस्टर पांडियन का था और है। और नवीन बाबू उम्र के हिसाब से वो मेरे को लगता है उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से उनकी निष्क्रियता राजनीति में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि इलेक्शन के हारने के बाद उन्होंने बीजू जनता दल की जो शंख भवन जो उनका नाम है, उनके घर के पास ही है वो बीजू जनता दल का हेड ऑफिस उड़ीसा का, वहां पर सभी जिलों के बारी बारी से वो बुलाए, सभी जिलों से हारे हुए जीते हुए प्रतिनिधि बीजेडी के सब आए थे, छोटे बड़े नेता भी आए थे, सबसे वो खुलकर मिले, बातचीत भी की और उन्होंने बोला भी कि भाई ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग चुनाव में हार गए हैं, ये बुरे दिन ज्यादा रहेंगे नहीं, अच्छे दिन आएंगे और आप लोग अपने अंदर में संगठित होकर रहिए और जो भी सरकार की कमियां हैं उनके विरुद्ध में आवाज बुलंद करिए। ये सब बातें उन्होंने बोला है, जो विरोधी दल के नेता के हिसाब से, विरोधी दल के बड़े नेता के हिसाब से, बीजेडी के सभापति के हिसाब से जो बोलना चाहिए उन्होंने सारा कार्यक्रम किया है। लेकिन उन नेताओं को, सभी जिलों के नेताओं को, छोटे बड़े नेताओं को जो उन्होंने बुला के संघ भवन में जो सलाह दी है वो ठीक है, लेकिन बीच बीच में आता रहता है मीडिया में कि नवीन बाबू के हवाले से खबर आती है कि वो जिलों में दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक करीब 5-6 महीना हो गया चुनाव को खत्म हुए, अभी तक उन्होंने जिलों का दौरा आरंभ भी नहीं किया है।
इससे ऐसा महसूस होता है और जो मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि नवीन बाबू धीरे धीरे राजनीति में सक्रियता से हटकर निष्क्रियता की ओर बढ़ रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।